हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा चैप्टर 3 रहेगा पृथ्वी की गतियाँ, चैप्टर 4 मानचित्र और चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम देखते हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। हमारा चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की दो प्रमुख गतियाँ कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन है गुरुत्व और गति, ताप और दाब, घूर्णन और परिक्रमण, झुकाव और ध्रुवीयता। तो हमारा आंसर है आंसर सी, पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां हैं घूर्णन और परिक्रमण। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, घूर्णन अपनी धुरी पर घूमना और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना। यह है हमारा दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा क्या है? ऑप्शन है हमारे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन सी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस बन भी नहीं सकते हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी से ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब निकल रहे थे। तो दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन या सूर्य की गति। तो परिक्रमण तो सूर्य के चारों ओर लगता है, लेकिन अपने अक्ष पे जो होता है वो घूर्णन होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस पृथ्वी की जो दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है, और परिक्रमण की वजह से पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन होता है वो होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वी की गति, सूर्य की दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति और धुरी का झुकाव, वायुमंडल। तो आंसर हमारा हो गया आंसर सी, पृथ्वी की परिक्रमण गति और धुरी का झुकाव। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो धुरी का झुकाव अलग अलग क्षेत्रों को सूर्य की ओर झुका देता है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है हमारे 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहीं पे पढ़ा था ऑप्शन सी। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत होती हैं? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा एंड ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री अंश दक्षिण पर लंबवत पड़ती हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, विषुव का अर्थ क्या है? जब दिन सबसे लंबा होता है, जब रात सबसे लंबी होती है, जब दिन और रात बराबर हो, जब सूर्य दिखना बंद हो जाए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको विषुव की स्थिति कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे ही विषुव कहा जाता है। ये है हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण कौन से दो गोलार्ध ऋतु अनुभव करते हैं? तो पृथ्वी का जो झुकाव होता है और परिक्रमण के कारण कौन से दो गोलार्ध जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हमारे हैं, उसमें से ऋतु अनुभव करते हैं? तो केवल उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या दोनों, या फिर केवल विषुवतीय? देखिए, दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही ऋतु परिवर्तन का अनुभव करते हैं। दोनों गोलार्ध सूर्य से अलग अलग दूरी और झुकाव के कारण विभिन्न ऋतुएं अनुभव करते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है अगला चैप्टर, मानचित्र। देखते हैं हम इससे क्या क्या प्रश्न बने हैं हमारे। मानचित्र क्या दर्शाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे केवल नदियाँ, केवल पर्वत, पृथ्वी की सतह का चित्रात्मक निरूपण, केवल मौसम। देखिए, यहाँ एलिमिनेशन की टेक्निक भी अगर आप लगाते हैं तो केवल अगर शब्द को अगर आप निकालते हैं तो ये तीनों ऑप्शन हमारे
रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा पृथ्वी की सतह का चित्रात्मक निरूपण। मानचित्र पृथ्वी की सतह का छोटा और समतल चित्र होता है जो कि किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे नदियाँ, पहाड़, सीमाएं आदि। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नक्शे के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो नक्शे के जो 3 मुख्य घटक होते हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन है हमारा ए दिशा, दूरी और मौसम, बी दिशा, संकेत और मापनी, सी मापनी, मौसम और पर्वत, डी अक्षांश, देशांतर और वर्षा। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी दिशा, संकेत और मापनी। नक्शे के 3 मूल घटक, दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मापनी स्केल जो होता है नक्शे पर दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात, और हमारा संकेत सिंबल किसी वस्तु को दर्शाने के लिए चिन्ह। आपने मैप में देखा होगा कि मैप में कलरफुल जो मार्क्स होते हैं, हर चीज़ को दर्शाने का अलग अलग मार्क्स, जब हमने मैप पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था, तो उसी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, मापनी का प्रयोग नक्शे में क्यों किया जाता है? रंग भरने के लिए, प्रतीकों को दिखाने के लिए, नक्शे पर दूरी और वास्तविक दूरी को समझने के लिए, अक्षांश दिखाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। मापनी का प्रयोग नक्शे पर दूरी और वास्तविक दूरी को समझने के लिए किया जाता है। मापनी यह दर्शाती है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में कितनी दूरी के बराबर है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिशा सूचक किस दिशा को इंगित करता है? तो जो दिशा सूचक डायरेक्शन इंडिकेटर होता है वो किस दिशा को इंगित करता है? दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को। इसका आंसर होगा आंसर डी उत्तर को। दिशा सूचक नक्शे पर उत्तर दिशा को दिखाता है, जिससे हम अन्य दिशाओं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर आपको एक दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो बाकी 3 दिशाएं आप पता कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, विषय वस्तु थीमेटिक नक्शे किसे कहते हैं या किसे दर्शाते हैं? केवल सीमाएं दर्शाते हैं, केवल नदियाँ, विशेष विषय जैसे वर्षा, फसल आदि, केवल पर्वत। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। थीमेटिक मैप जो होता है वो विशेष विषय जैसे वर्षा, फसल आदि को दर्शाता है। विषय वस्तु नक्शे किसी एक विशिष्ट जानकारी को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या, वर्षा, उद्योग, कृषि आदि। यह है हमारा अगला प्रश्न, छोटे क्षेत्र को विस्तृत रूप से दिखाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? लघु मापनी नक्शा, बड़ा मापनी नक्शा, विश्व नक्शा, राजनीतिक नक्शा। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी बड़ा मापनी नक्शा। बड़ा मापनी नक्शा छोटे क्षेत्रों को की अधिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे एक गांव या शहर का नक्शा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा हमारा चैप्टर 5 यहाँ पे स्टार्ट होता है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखते हैं हम इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं हमारे। स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का जलमय भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी की गैसीय परत, ऑप्शन सी पृथ्वी की कठोर बाहरी परत, और ऑप्शन डी जीवन क्षेत्र। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी की कठोर बाहरी परत। स्थल मंडल वो भाग है जिसमें महाद्वीप, पहाड़, मैदान और पठार आते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, स्थल मंडल किसे कहते हैं? सॉरी ये प्रश्न हमने किया। हाँ ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जल मंडल का अर्थ है केवल समुद्र, केवल नदियाँ, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल स्रोतों का समूह, या केवल वर्षा। तो जल मंडल जो होते हैं पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल स्रोतों का समूह, जिसमें हमारा जलवाष्प आ जाएगा, ग्लेशियर्स आ जाएंगे, जल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जल मंडल का स्रोत मतलब जल मंडल कही जाती हैं। जल मंडल में समुद्र, झीलें, नदियाँ, बर्फ, जलवाष्प आदि सभी शामिल होते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ कौन सी हैं? तो तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या सुनामी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 और 2, बी है हमारा 2 और 3, सी है हमारा 1, 2 और 3, और डी है हमारा 3 और 4। तो देखिए इसमें आंसर सी सही होगा, क्योंकि महासागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं वो होती हैं तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैं आशा करती हूँ कि इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है हमारा नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें होती हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जीवमंडल का निर्माण किन किन से मिलकर होता है? केवल मनुष्य से, केवल पौधों से, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के पारस्परिक प्रभाव से या बादलों से? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो जैवमंडल है, जीवमंडल, वो तीनों का जो एरिया होता है, तीनों का जहाँ मेल होता है वही हमारा जीवमंडल होता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के पारस्परिक प्रभाव से जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है और ये तीनों वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के सम्मिलन से बनता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जो जीवों के लिए आवश्यक है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। महासागरों में सबसे अधिक गहराई किस महासागर में पाई जाती है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी पढ़ा था कि महासागर में जो सबसे अधिक गहराई होती है वो प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त है। तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे गहरा महासागर भी है। मेरियाना ट्रेंच भी यहीं पे है। फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का कौन सा गुण हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाता है? ऑक्सीजन, वाष्प, ओजोन परत, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को इसके आंसर पता होंगे। ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके जीवन की रक्षा करती है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो एशिया में स्थित है? एंडीज, रॉकी, हिमालय या यूराल? तो स्थल मंडल में जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो एशिया में है वो है हिमालय, क्योंकि आपको पता है एंडीज और रॉकी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यूराल जो है हमारा एशिया और यूरोप को अलग करता है, पर हिमालय जो पूरी तरह से एशिया में स्थित है। हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। कौन सा महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? तो व्हाइट कॉन्टिनेंट कौन सा कहलाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंटार्कटिका जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर हिम और बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जीवमंडल का संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? समय बदलता है, जीवन पर खतरा आता है, महासागर सिकुड़ जाते हैं या महाद्वीप सिकुड़ जाते हैं या महाद्वीप जुड़ जाते हैं। देखिए, जीवमंडल का संतुलन बिगड़ने से समय के बदलने का कोई संबंध नहीं है, महासागर के सिकुड़ने का भी कोई संबंध नहीं है और ना ही महाद्वीप जुड़ते हैं इसमें। इस जीवमंडल का संतुलन जब बिगड़ता है तो जीवन पर खतरा आता है। जब प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन आदि से जीवमंडल असंतुलित होता है तो मानव, पशु और पौधों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्णतः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला है? तो आपको पता है कि अटलांटिक महासागर जो है वो यस आकृति का बनता है, जो पूरा उत्तरी गोलार्ध से लेकर नीचे दक्षिणी गोलार्ध तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है और यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। तो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा कि जो अटलांटिक महासागर है वो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप से और अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।